हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज मॉड्यूल सी का चैप्टर 16 यानी कि IBBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। आल्सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। इंसॉल्वेंसी सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या है कि जब कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अपने उधार अपने कर्जे को पे आउट करने में सफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, जब उसमें नाकाम हो जाते हैं अपने जिनसे भी उन्होंने उधार ले रखा उनको वापस करने में, तो उसे क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी जो है वो बेसिकली दो तरह से ख़त्म करी जा सकती है, मतलब उसको रिजॉल्व किया जाता है उस इशू कैसे। एक तो रीपेमेंट प्लान को चेंज करके, भाई प्लान ये था कि आप 5 साल में पेमेंट करेंगे बट आप इंसॉल्वेंसी के से पेमेंट नहीं कर पाए, तो बैंक ने लोन अकाउंट आपका रिस्ट्रक्चर कर दिया और आप कहा कि आपको अगले 8 साल में या 10 साल में करना है। ठीक है, एक तो ये प्लान चेंज कर दिया, या आपकी जो किस्त है उसको क्वार्टरली या 6 मंथली मतलब बाई एनुअली बना दिया। दूसरा होता है राइट ऑफ, मतलब आपका लोन उन्होंने वेव कर दिया, राइट ऑफ कर दिया अपनी बैड लोन है बुक से हटाने के लिए। ठीक है, अगर जो ये कहा गया है कि इस तरह से अगर ये मैटर रिजॉल्व नहीं हो सकता है, तो फिर लीगल एक्शन लिया जाता है इंसॉल्वेंट लोगों के खिलाफ, जिसमें उनके एसेट्स को है बेचा जाता है, उनके डेब्ट्स को उनके उधार को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, भाई आपसे लोन ले रखा था लेकिन वो लोन पे आउट नहीं कर पाए, अब ना तो रीपेमेंट प्लान चेंज करने से काम चल रहा है ना राइट ऑफ हो सकता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो एसेट्स हैं उनके उनको बेचा जाएगा, जो उनके मकान दुकान जो भी चीज़ें उनको बेच करके उस उधार को चुकाया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल लेवल पर असाइनिंग या लिक्विडेटर अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं इंसॉल्वेंसी के। बैंक्रप्सी का क्या मतलब है? बैंक्रप्सी का मतलब ये है कि जब कोई बंदा अपने आप को वॉलेंटरली ये डिक्लेयर कर देता है कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, और कोर्ट चला जाता है कि मेरे पास अब पैसे नहीं देने के लिए, और कोर्ट की शरण में चला जाता है। जब अपने आप को कोई बंदा इन बैंक्रप्ट घोषित करके कोर्ट के पास जाता है, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। ठीक है, जिससे कि उसका सारा जो भी चीज़ें हैं इंसॉल्वेंसी है उसको, जो उसके उधार उनको ख़त्म किया जाए, उसके एसेट्स को बेचा जाए और क्रेडिटर्स को जो पैसा मिल सकता है वो दिया जाए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। ठीक है, फाइनेंशियल डेटर मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल डेटर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या पर्सन, ठीक है, जिसका फाइनेंशियल डेप्ट अलॉन्ग इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हुए बकाया हो। ठीक है, डेटर मतलब क्या हुआ, जिसने कर्जा ले रखा हो। ठीक है, जिसके ऊपर लीगली असाइन हो या ट्रांसफ़र किया गया हो, ये कहा जाएगा। मान लीजिए कैसे हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का था, उसकी डेथ हो गई, अब उसके ऊपर जो उधार जो कर्जा बचा हुआ है वो उसके बेटे के ऊपर आ गया, तो लीगली उसके ऊपर चला गया या ट्रांसफ़र हो गया। या मान लीजिए कोई कंपनी थी, कंपनी में 10 लोग थे, 10 में से 2 अब नहीं है, 8 ही लोग बचे, तो जो 2 लोग का हिस्से का था वो भी उन बाकी 10 पर आ गया, क्योंकि पूरे डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे उसके लिए, ऐसे समझिए। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट डेटर का मतलब होता है एक ऐसा कॉर्पोरेट पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को डेप्ट यानी कि उधार ओन करता है, उसका मतलब उधारी में चल रहा है उसकी। कवरेज क्या है? द कोड अप्लाइज टू एनी कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 या इसके पहले कंपनी लॉज के अंतर्गत जो भी कंपनीज इसमें कंपनीज गठित हुई हैं वो सभी इस IBC कोड के अंदर सम्मिलित है ऑटोमेटिक। ठीक है, साथ ही साथ कोई अन्य कंपनी या किसी अन्य स्पेशल एक्ट जो कंपनी बैंक गवर्नमेंट द्वारा बनाएगा उसके द्वारा हो, कोई भी LLP या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत बनी है, कोई पर्सनल गारंटर जो कॉर्पोरेट डेटर्स के हैं वो, या जो पार्टनरशिप फर्म्स और प्रोप्राइटरशिप फर्म्स है। ठीक है, ये कंपनीज नहीं है, फर्म्स है, लेकिन ये भी IBC के अंतर्गत आती हैं। IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के 4 पिलर होते हैं। एक होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, फिर होता है एजुकेटिंग अथॉरिटीज़, फिर होता है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, और फिर होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी IBBI। ठीक है, ये 2016 में आया था, याद रखिए कि बहुत पूछा जाता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मतलब क्या होता है? जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मेन काम होता है इंसॉल्वेंसी के पूरे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना, जो एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट करना, और बैंक्रप्सी प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट करना। जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं ये बेसिकली रेगुलेटेड पर्सनस होते हैं। ठीक है, मतलब ये सुपरवाइज किए जाते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रॉपरली, जिससे कि जो रेगुलेटर्स हैं उनके स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एथिक्स मेंटेन किया जा सके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, और यू कैन से ड्यूरिंग द प्रोसेस इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स। जो लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एक ये जो लिमिटेड एग्जामिनेशन है ये एक मैंडेटरी कंडीशन है IP बनने के लिए, मतलब अगर आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है तो उसके लिए आपको लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन पास आउट करना होगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि बोर्ड के द्वारा सेक्शन 201 में एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी रजिस्टर हो। ठीक है, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंसी सेक्शन 201 IBC कोड 2016।
इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज मतलब क्या होता है, जो भी उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना, उसको कोलेट करना, उसको ऑथेंटिकेट यानी वेरीफाई करना और फिर उसको बांटना, ये सारा काम किसमें आएगा? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होगा लेंडर का, कि उन्होंने कब लोन दिया, कितना लोन दिया, क्या डिले हुआ, क्या डिस्प्यूट हुआ, क्या पेनाल्टी हुई, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ में आएंगी। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी जो है वो सेक्शन 321 में डिफाइन है कि ऐसा मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बोर्ड के साथ एज ए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी सेक्शन 210 में रजिस्टर हो। तो 201 में जो रजिस्टर है उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, और जो 210 में रजिस्टर है उसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज, ठीक है। ये लोग काम करते हैं। एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ क्या है? एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ मतलब हो गया एनसीएलटी या डीआरटी या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इनको बोलेंगे एजुकेटिंग अथॉरिटी, क्योंकि यही लोग डिसाइड करेंगे ना करना क्या है। तो जो एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है, ये एक फोरम होगा जहाँ पर इंसॉल्वेंसी जो भी कॉर्पोरेट्स की होगी उससे संबंधित केसेस की सुनवाई होगी। जो डीआरटी है वहाँ पर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स जो कंपनीज हैं उनकी सुनवाई होगी। तो जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी सुनवाई एनसीएलटी में होती है, जो फर्म्स और इंडिविजुअल्स हैं उनकी सुनवाई कहाँ होती है? डीआरटी में होती है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, साथ ही साथ जो इनकी अपीलेट बॉडीज़ हैं, जैसे एनसीएलटी की अपीलेट बॉडीज़ है एनसी क्लैट यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, और डीआरटी की हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है यानी डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये सब क्या है? ये फर्दर अगर आप जो फैसला है उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो फर्दर आप यहाँ पे अपील करोगे, उसके लिए इसकी अपीलेट अथॉरिटी है, इनको भी एजुकेटिंग अथॉरिटी ही माना जाएगा, ठीक है। जो भी ऑर्डर्स होते हैं एनसीएलटी में, वो आपको अगर अपील करना है तो विदिन 30 डेज़ करना है, और 15 दिन तक का उसमें एक्सटेंशन हो सकता है अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं तो। सिविल कोर्ट्स या अन्य कोई अथॉरिटी जो है उनका इसमें कोई भी प्रकार का एजुकेटेशन नहीं आता है, मतलब वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, सिर्फ एनक्लेट और डीआरटी कर सकते हैं। अपील करने का टाइम दिया गया है 30 दिन का, जो कि 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है चौथा पिलर यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये बेसिकली ओवरऑल प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी एजेंसीज और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी इन सबको मिला करके आईबीबीआई बनता है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है कंपनीज और लिमिटेड लाइबिलिटी एंटिटीज़ का, उसके लिए कहा गया है कि जो डिफ़ॉल्ट है अगर 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है पहले क्या था, ₹1 करोड़ था, गवर्नमेंट ने जी 24 मार्च 2020 को कहा था। तो जो क्रेडिटर है वो उसके बाद इसमें केस कर सकता है। कम से कम डिफ़ॉल्ट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ का होना चाहिए। द कोड प्रपोजेस टू इंडिपेंडेंस, 2 स्टेजेस होती है। पहला तो होता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, दूसरा होता है लिक्विडेशन। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी जो उधार करता है, जिसने उधार दे रखा है, जो बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जो डेटर है यानी जो कर्जदार है उसके बिजनेसेस को असेस करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कितने एसेट्स जो हैं वो वायबल हैं, कंपनीज चल सकती हैं, बेचना मजबूरी है। अगर चल सकती हैं तो चला करके उससे पैसा धीमे धीमे जनरेट करेंगे, मतलब चार्ज ले लेंगे उसका, लेकिन वो करेंगे। लिक्विडेशन दूसरा स्टेज होता है। उसमें क्या होता है, जब आपने एसेस कर लिया उसके बाद इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, अगर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो डिसाइड करता है कि हमें जो बिजनेस है उसको वाइंड अप करना है या जो एसेट्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है या सेल ऑफ करना है, ये सब लिक्विडेशन प्रोसेस में आएगा। जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी CIRP, उसका इनिशिएशन कैसे होता है? तो जो CIRP यानी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है, ये सेक्शन 7 जो IBC कोड का है उसमें दिया हुआ है। इसमें क्या है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का एक टाइम होता है। जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको मैक्स टू मैक्स 180 डेज़ में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं वो जो एजुकेटिंग अथॉरिटी यानी एनक्लैट और DRT जो हमने पढ़ा है उसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं रिजोल्यूशन के लिए, ठीक है। और अगर बियॉन्ड 180 डेज जाता है तो अगर ऐसा वो लोग करते हैं तो उसके लिए जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उनको अग्री करना पड़ेगा कि ठीक है भाई हम थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हैं, किसमें? 66% ऑफ द वोटिंग शेयर। मतलब कि मान लीजिए अगर 100 वो लोग हैं, 100 क्रेडिटर हैं, मतलब 100 लोग मिल करके वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए हुए हैं, तो उसमें 66% को अग्री करना होगा, ठीक है टाइम बढ़ा सकते हैं। जब ऐसी एप्लीकेशन प्राप्त होगी तो एजुकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाई है कि हाँ भाई ये टाइम 180 दिन में पूरा नहीं हो सकता ये काम, तो फिर वो 90 दिन तक और बढ़ा सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं लेकिन मैक्स टू मैक्स कितना? 90 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। टोटल 270 दिन हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि फॉर एग्जांपल जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन है, अगर वो किसी भी हाल में, मतलब कितना भी बढ़ाया जाए, बार बार एक्सटेंशन ले ले, हर हाल में 330 दिन तो फाइनल है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जिस डेट से फाइल शुरू हुई है उस डेट से 330 दिन के अंदर यानी 35 दिन कम 1 साल के अंदर अंदर ये काम खत्म होना चाहिए। बेसिक 180 डेज़ है, फिर 66% अगर वोटिंग शेयर मिलेगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का तो 90 दिन और बढ़ा सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स 330 दिन, उससे ऊपर नहीं, ये ध्यान रखिएगा।
अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो पहली मीटिंग होती है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, वो 7 दिन के अंदर, 2 दिन कब, जब जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाए जाते हैं उनके 7 डेज के अंदर अंदर पहली मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जो है फर्स्ट मीटिंग में ही मेजॉरिटी वोट यानी 66% के वोट से डिसाइड, मतलब 2/3 वोट से डिसाइड किया जाता है कि जो भाई इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट किए गए थे उन्हीं को कंटिन्यू करना है या उनको रिप्लेस करना है और दूसरा अपॉइंट करना है। ये कौन डिसाइड करेगा? कमेटी ऑफ क्रेडिटर, क्योंकि इंटरिम तो पहले ही अलॉट हो गए थे, वो तो गवर्नमेंट ही कर देती है। तो जो लिक्विडेशन प्रोसेस है उसका फिर स्टार्टिंग होगी। अगर रिजोल्यूशन प्लान जो है एनसीएलटी को विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड देना ही देना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिजोल्यूशन प्लान जो है वो रिजेक्ट हुआ या नॉन कंप्लायंस था, उसका कोड से मिसमैच हो रहा था, ऐसा कोई भी चीज़, या जो डिसीजन ऑफ क्रेडिटर्स कमेटी है, मतलब जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर जो बना है, जो उधार जिन्होंने दे रखा है उनकी जो कमेटी बनी है, वो वोट ऑफ मेजॉरिटी से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये सब कुछ डेटर के हिसाब से, डेटर मतलब क्रेडिटर के हिसाब से प्लान किया जाता है। लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होता है? लिक्विडेशन प्रोसेस का मतलब है जब लिक्विडेशन चल रहा होगा तो उस समय कोई भी अन्य सूट यानी अन्य केस या प्रोसीडिंग्स किसी प्रकार की कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ नहीं शुरू करी जाएगी, ठीक है। जो भी किया जाएगा वो एनसीएलटी और डीआरटी के माध्यम से किया जाएगा और किसी तरह से नहीं किया जाएगा। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एज ए लिक्विडेटर ही एक्ट करेगा जब तक कि उसे रिप्लेस ना करे। कौन रिप्लेस ना करे? कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। लिक्विडेटर जो है वो सारी जो भी चीज़ें हैं केस से रिलेटेड उन सब चीज़ों को वेरीफाई करेगा, एडमिट करेगा और अगर रिक्वायर्ड तो रिजेक्ट करेगा। क्रेडिटर जो है वो एजुकेटर को 14 दिन के अंदर अंदर अपील भी कर सकते हैं, मतलब क्रेडिटर मतलब जिन्होंने उधार दे रखा है। असेट्स जो है वो लिक्विडेटर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस तरह से कि जिस तरह की डेप्ट की लैब वो होगी, प्रायोरिटी होगी, जिसका जैसा उधार होगा उस प्रायोरिटी के हिसाब से सेक्शन 43 के 53 के हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करेगा और फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो भी वर्कमैन यानी जो एम्प्लॉय होंगे, जो कारीगर होंगे, जो वेंडर्स होंगे या जो पेंशन फंड का पैसा, उन सबको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद उधार को दी जाएगी, उसके बाद बैंक्स को दिया जाएगा, ये कहा गया, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वर्कमैन की सैलरी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सब पहले देखा जाएगा, उसके बाद उधार वापस किया जाएगा। इसी ही मतलब प्रायोरिटीज़ हैं। जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी देखिए दिया गया है, पहला सबसे पहले तो जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की कॉस्ट है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है पे आउट करने की। फिर वर्कमैन के ड्यू और डेब्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जो भी फिर उसके बाद वेजेस हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ का सैलरी वगैरह बची है वो। उसके बाद जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका नंबर आएगा, फिर जो बचा हुआ उधार है उसका आएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर पार्टनर। मतलब ऊपर से गंगा बहेगी और जिसको पैसा मिलता जाएगा वो किनारे होता जाएगा, फिर बचेगा तो नीचे वालों को मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ये मतलब है। फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बनाया है जो कि एमएसएमई एक्ट के हिसाब से, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट जो है 2006 का, उसके हिसाब से सेक्शन 54A में बताया गया है कि उसका सब सेक्शन 7 जो है वो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है। मतलब एक तरह रेडीमेड प्रोसेस है, क्योंकि भाई वो एमएसएमई बहुत सारे हैं तो अब एक एक के लिए अलग अलग कहाँ इतनी मेहनत की जाएगी, तो इसलिए प्री पैकेज एक प्लान बना दिया जिससे कि फास्ट ट्रैक तरीके से रिजोल्यूशन हो सके और लोगों को जल्दी उनको निस्तारण मिल सके उनकी समस्याओं का, ठीक है। तो ये जो कोड है, ये जो फास्ट ट्रैक वाला प्रोसेस है, सेक्शन 7 में दिया है एमएसएमई एक्ट में और सेक्शन 54A दिया है आईबीसी में। ये जो प्रोसेस है 90 डेज में कंप्लीट होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स को 45 दिन और बढ़ा सकते हैं, टोटल 135 दिन। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।